हिंदी कक्षा 9 क्षितिज और उसमें महादेव वर्मा के पाठ मेरे बचपन के दिन नामक प्रकरण में आप सभी का वेलकम, स्वागत। आज हम मेरे बचपन के दिन नामक प्रकरण महादेव वर्मा का है, उसका अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ में देखिए महादेव वर्मा का जो सामान्य परिचय दिया गया है हम उसकी बात भी करेंगे और इसके अलावा जो पाठ है उस पाठ परिचय को भी लेंगे, साथ साथ मूल पाठ की भी चर्चा होगी। और हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। वक्त को जाया न करते हुए सीधे हम विषय वस्तु की ओर प्रवेश करेंगे। तो परिचय में देखिए कि महादेव वर्मा जो है उनका जन्म 1907 को उत्तर प्रदेश का एक शहर फर्रुखाबाद में होता है। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में होती है और प्रयाग महिला विद्यापीठ में आप प्राचार्य की पद पर काफ़ी समय तक रही है। यानी कि महादेव वर्मा जहाँ इनको शिक्षा मिली वहीं से ये प्राचार्य भी बनती है और उसके बाद में इस पद पर काम करते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए और इस लेखिका का 1987 में निधन हो जाता है। ये परिचय की बात हो गई। अब आप थोड़ा आगे चलिएगा कि महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद के जो 4 कवि हम पढ़ते हैं, प्रसाद पंत निराला और ये महादेवी वर्मा, तो उन कवियों में से इनका भी अपना स्थान है। और नियार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। ये इनकी रचनाएं हैं। देखिए रचनाओं के बारे में भी कई बार सवाल पूछा जाता है और कविता के साथ साथ इन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी है जिनमें रेखा चित्र और संस्मरण तो प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं जिन्होंने महादेव वर्मा को अमर कर दिया। और महादेव वर्मा को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिलता है और इनकी एक कृति है यामा, उस पर मिलता है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अब महादेव वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है। उस समय का जो सफ़र था जब भारत दासता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। यानी कि महिलाओं की स्थिति कैसी है या किस तरह की रही है, इस पर भी इन्होंने अपनी लेखनी को चलाया है। फिर आप आगे देख लीजिएगा कि हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेव वर्मा को ही है। उनके संस्मरण और रेखा चित्र में कौन कौन आए हैं? शोषित पीड़ित लोगों के प्रति नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और अक्षय करुणा प्रकट होती है। यानी कि शोषित और पीड़ित के साथ साथ पशु पक्षियों को भी इन्होंने अपने संस्मरण और रेखा चित्र में आधार बनाया है। और उनकी भाषा शैली जो है वो सरल है, स्पष्ट और शब्द चयन प्रभावपूर्ण है, चित्रात्मक है। यह था महादेव वर्मा का जन्म। 7 में फर्रुखाबाद में, प्रयाग में शिक्षा होती है, प्रयाग की बाद में प्राचार्य रहती है, महिलाओं के लिए भी काम किया है। फिर नियार पढ़ते हैं, नीरजा पढ़ते हैं, रश्मि पढ़ते हैं, यामा पढ़ते हैं, दीपशिखा पढ़ते हैं। ये इनकी छायावाद की रचनाएं हैं। उसके बाद में स्मृति की रेखाएं, मेरे बचपन के दिन, अतीत के चलचित्र, ये सारी, मेरा परिवार, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। तो वो हमें अलग से भी देखना होगा, लेकिन इसमें तो इतना ही। अब हम पाठ परिचय और मूल पाठ को पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साहित्यिक संवर्धन मंच नाम का जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिंदी से संबंधित या इस संबंध में आने वाले हर एक वीडियो से जोड़ा जा सके। देखिए मूल पाठ में कि मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया किस प्रकार से रहा है, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रसंग है
इन चीज़ों का सजीव चित्रण महादेव वर्मा के इस पाठ मेरे बचपन के दिन में मिलेगा। तो अब हम मूल पाठ को पढ़ेंगे। मूल पाठ में देखिए कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है कि कुछ चीज़ें होती हैं उसमें अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, और वो भी बचपन की स्मृतियाँ। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं, यानी कि इससे पहले किसी भी लड़की नाम का या संतान के रूप में पैदा होना था नहीं। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी कि उसको मार दिया जाता था गला घोंट के या किसी भी तरह से। और फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। इन्होंने बताया है कि दुर्गा हमारी कुल देवी रही है, इसलिए दुर्गा पूजा जो है उनके बाबा जी करते हैं। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को तकलीफ़ें, यातनाएं या एक मानसिकता जो हमारे समाज की बनी हुई है कि लड़कियों के प्रति हीन भावना है, वो महादेवी वर्मा को सहनी नहीं पड़ी। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, तो इसलिए हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। लेकिन आज महादेवी वर्मा को अमरता प्रदान की है तो हिंदी ने ही प्रदान की है। किस तरह से वो हिंदी में आती है। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। कहाँ से? जबलपुर से। और माता जी आई। अगर आप वीडियो को पूरा सुन रहे हैं तो मुझे एक कमेंट करके बताना कि जबलपुर से हरिशंकर परसाई की एक पत्रिका निकली थी, क्योंकि इससे पहले हमने प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ा, उसमें हरिशंकर परसाई की पत्रिका आई थी। वो कौन सी है उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझे पंचतंत्र जो है उसको पढ़ना सिखाया कि इस तरह से हिंदी को पढ़ा जाता है या हिंदी ऐसे पढ़ी जाती है। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं, यानी कि वो उनकी चाहत से परे था। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी और पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत के जो श्लोक पूजा पाठ में वाचन होता था महादेवी वर्मा सुना करती थी। और उसके बाद उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण जो था वो दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा और वहाँ जाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जाने में रोने धोने लगी, यानी कि उस मिशन स्कूल के प्रति या मिशन स्कूल का जो वातावरण था या उनका जो भौतिक स्वरूप था या उनकी जो सिस्टम था, महादेवी उससे ऊब चुकी थी, यानी कि वो माहौल उन्हें ठीक नहीं लगा। तब क्या हुआ, उन्होंने मुझको क्रॉस बेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई, यानी कि 5वीं क्लास में मेरा दाखिला होता है, प्रवेश होता है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी नहीं, माफ़ी चाहूँगा, हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, यानी कि एक मेस में, उस मेज़ में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी, यानी कि एक एक कमरे में 4 छात्राओं की शिफ्टिंग थी। और उसमें पहली ही साथिन थी जो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। 7वें दर्जे में मुझसे 2 साल सीनियर थी, यानी कि लेखिका 5वीं में पढ़ती है और सुभद्रा कुमारी चौहान वो 7वीं में पढ़ती है। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। और सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, यानी कि प्रातःकाल के समय ईश उपासना के लिए कौन कौन से श्लोक या मंत्राचार
किया जाना चाहिए, इनकी माताश्री करती थी और उस पर हिंदी का असर था। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा तो सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान उस छात्रावास में रहती थी, तो वो खड़ी बोली में काव्य रचना या गद्य रचना करती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिया और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। और देखिए फिर हम दोनों की मित्रता हो जाती है। क्राफ्टवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम क्या करते थे? महादेवी कहती हैं कि तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी और उस पत्रिका का नाम क्या है? स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे, यानी कि तुक मिला करके लेख लिख करके जब अन्य बच्चियां या लड़कियां खेला करती थी, महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान अपने लेख लिखते थे और वो स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपने के लिए भेज दिए जाते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी, यानी कि उस क्राफ्टवेट कॉलेज में। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो जाता है और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन जाता है। जहाँ तक हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे, तो क्राफ्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरियोध जी अध्यक्ष होते या फिर कभी श्रीधर पाठक, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कहने का आशय यह है कि हरियोध हो, रत्नाकर हो, श्रीधर पाठक हो, यानी कि हिंदी के शिखर पुरुष उन कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता करते थे। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। उसमें कहने का आशय यह है कि प्रतिभाशाली या प्रतिभा और मेधा से लबरेज महादेवी वर्मा की लेखनी जहाँ भी चली पुरस्कार से नवाजी गई। फिर एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला। फिर आप आगे देखिएगा। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। ये उस बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे दिया जाता था। देखिए बच्चों में किस प्रकार से स्वदेश प्रेम की भावना है, और महादेव वर्मा उसका इस पाठ में जिक्र भी कर रही है। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि कविता क्या है, पर कविता को सुनाने का उन्होंने नहीं कहा। इसका मुझे खेद है। यानी कि महादेव वर्मा ने जब कटोरा दिया तो महात्मा गांधी को ये पूछना था कि किस कविता पर आपको ये पुरस्कार मिला, लेकिन नहीं पूछा। इसका तो उन्हें खेद है। फिर लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में भी खिलाओ। इस तरह से वो हंसी मजाक का दौर चलता रहता है। चाय फूल के कटोरे में फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला। पहला कटोरा मैंने बापू को दे दिया। इसका आशय स्पष्ट हो गया है छात्रों कि देश के लिए
पुरस्कार से मिली हुई राशि समर्पित हो जाती है। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की, और उस मराठी लड़की का नाम है जेबुनिशा, हमारे कमरे में आकर के रहती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था, यानी कि जो अतिरिक्त समय मुझे खर्च करना पड़ता था, उस मराठी छात्रा जेबुनिशा ने उसको काम में मदद दे दी। जेबू मराठी शब्दों से मिलती जुलती हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी। वह एक उस्तानी जी थी जिसका नाम जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता था। वाह, देसी कोआ और मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी जो उनके क्षेत्र विशेष की वेशभूषा थी। कहती थी, हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे। अब देखिए आगे कि उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। देखिए आजकल हमारे लोकतंत्र के सामने चुनौती है, जातिवाद चुनौती, सांप्रदायिकता चुनौती, भ्रष्टाचार चुनौती, आतंकवाद चुनौती, राजनीति का अपराधीकरण चुनौती। लेकिन उस समय यह सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। यानी कि सब आपस में भाईचारे या भ्रातृत्व भाव से काम करते थे। जब मैं विद्यापीठ आई तब मैंने मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उसकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। कौन? जवारा के नवाब। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। और बेगम साहिबा जो कहती थी वो कहती थी कि हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। यह है एक प्रकार से प्रेम और असली भारत का नक्शा। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा वो ताई जी कहते थे। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हर एक कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, क्या कहा? देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वह दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनती हैं, नहीं तो ये 6 महीने तक चाची ताई पहनती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम रखती हूँ मनमोहन। यानी कि महादेव वर्मा के छोटे भाई का जन्म होता है तो उसका नाम उस नवाब की पत्नी जो ताई जी है उसने मनमोहन रखा है। और वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रही। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था अपना जो खो गया। यानी कि हकीकत ये है
कि उस समय इस प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें जो विकृत व्यवस्था है नहीं थी। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा जो है वो कुछ और ही होती। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा। मेरे बचपन के दिन नामक प्रकरण में महादेव वर्मा ने शुरू में अपने हिंदी प्रेम को दर्शाया। उसके बाद में जो देश की आज़ादी का सफ़र है उसमें अपनी भागीदारी या पढ़ाई के प्रति या अपनी सहेलियों के प्रति किस प्रकार के संबंध है या बचपन किस तरह से बीता, इस पाठ में पूरी तरह से निचोड़ करके रख दिया। तो ये वीडियो या ये प्रकरण यहीं पूरा होता है। मिलेंगे फिर इस तरह के वीडियो के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।